हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द कॉन्सेप्चुअल स्टडी सिस्टम। मैं हूं ज़रबरोज़ादा। आज एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूं। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन मर्केंटलिज्म है। मर्केंटलिज्म एक इकोनॉमिक फ़िलासफ़ी है जो 16th सेंचुरी से 17th सेंचुरी के लास्ट तक डोमिनेट रही। ये वो टाइम था जब स्टेट्स के दरमियान अक्सर जंगें होती रहती थी। जो पावरफुल स्टेट्स थे वो वीक स्टेट्स पे कब्जा करते थे, उन पे इन्वेट करते थे। तो वीक स्टेट्स के लिए एक बड़ी परेशानी की बात थी कि उनका जो पावर था वो बहुत कम था। तो वो अपने आप को उन पावरफुल स्टेट्स के अटैक से नहीं बचा सकते थे। तो वो इसी चीज़ को ढूंढ रहे थे कि पावर मैक्सिमाइजेशन कैसे की जाए, पावर को बढ़ाया कैसे जाए। तो फिर इसका जवाब मर्केंटलिज्म ने दे दिया। मर्केंटलिज्म का जो मेन फोकस है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, यानी इकोनॉमिक मैनेजमेंट है। जो मेन गोल है मर्केंटलिज्म का वो ये है कि इकोनॉमिक्स यानी इकोनॉमी मैनेजमेंट से पावर मैक्सिमाइजेशन करना, यानी पावर को इकोनॉमी के थ्रू मैनेज और मैक्सिमाइज करना। तो इसका जो इसीलिए वो मर्केंटलिस्ट कहते हैं कि इकोनॉमी इज अ टूल ऑफ पॉलिटिक्स, यानी पॉलिटिक्स के जरिए, पॉलिटिकल मेजर्स के जरिए इकोनॉमी को मैनेज करना और इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करना। वो ये कहते हैं कि वेल्थ, अगर एक स्टेट के पास वेल्थ हो तो वेल्थ के जरिए वो अपना पावर बढ़ा देता है। बगैर वेल्थ के एक स्टेट के पास पावर नहीं आ सकता। जब उसके पास वेल्थ के जरिए पावर आ गया तो पावर से उसे क्या मिलेगा? ग्रेटनेस। यानी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल अरेना में एक स्टेट के लिए प्रेस्टिजियस होना बहुत ज़्यादा लाजिम है, क्योंकि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में उसकी एक असर होगी, उसकी बात मानी जाएगी अगर उसके पास वेल्थ हो और वेल्थ के जरिए पावर भी उसके पास हो। लेकिन साथ ही वो इंटरनेशनल इकोनॉमी को एक जीरो सम गेम देखते हैं। यानी वो कहते हैं कि जो इंटरनेशनल इकोनॉमी है वो जीरो सम गेम है, एक स्टेट की गेन दूसरे स्टेट की लॉस है। एक स्टेट अगर दूसरे स्टेट से मटेरियल एक्यूमुलेशन कर रही है तो वो मटेरियल एक्यूमुलेशन को अपना पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर बना देता है और उसी एक्यूमुलेशन को वो दूसरे स्टेट्स के खिलाफ यूज करती है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि इंटरनेशनल इकोनॉमी, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक जीरो सम गेम है। एक स्टेट अगर गेन कर रही है तो वो दूसरे के खिलाफ एक थ्रेट है। जब वो इकोनॉमिक मैनेजमेंट की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि इकोनॉमिक मैनेजमेंट कैसी होगी, इकोनॉमी स्ट्रेंथन कैसी होगी। तो वो कहते हैं कि एक स्टेट अगर इकोनॉमी को अपनी स्ट्रेंथन करना चाहती है तो वो अपने एक्सपोर्ट्स बना दे, उनको बढ़ा दे, और जो इम्पोर्ट्स हैं इम्पोर्ट्स को कम कर दे। क्योंकि जब दूसरे स्टेट्स को एक्सपोर्ट करेगी प्रोडक्ट्स तो उससे उसके पास पैसे आएंगे और उन पैसों से उसकी वेल्थ बढ़ेगी और वो एक पावरफुल स्टेट बनेगी। अगर वो दूसरे स्टेट से इंपोर्ट करेगी तो इंपोर्ट से उसके पैसे बाहर जाएंगे। तो इसीलिए वो कहते हैं कि मोर एक्सपोर्ट्स लेस इंपोर्ट्स। लेकिन साथ ही वो जब एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं तो वो कौन से एक्सपोर्ट्स? वो कहते हैं वैल्यू एडिशन, यानी वो एक्सपोर्ट्स, वो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट्स करने हैं जो वैल्यू, जिनमें वैल्यू एडिशन हो, यानी वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हों। वैल्यू एडेड का मतलब ये है कि रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट नहीं करना है दूसरे स्टेट्स में, बल्कि उन प्रोडक्ट्स को जो मैन्युफैक्चर्ड हों, फिनिश गुड्स हों, उन प्रोडक्ट्स को दूसरे स्टेट में अपने एक्सपोर्ट करने हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक स्टेट के पास कॉटन है तो उसने कॉटन को रॉ फॉर्म में दूसरे स्टेट्स को एक्सपोर्ट नहीं करना है, बल्कि उसे मैन्युफैक्चर करके उसे कपड़े बनाकर फिर दूसरे स्टेट्स को उसने एक्सपोर्ट करने हैं। तो इसे वैल्यू एडिशन कहते हैं। मर्केंटलिस्ट के पास इकोनॉमिक स्ट्रेंथ पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है। वो ये समझते हैं कि अगर एक स्टेट के पास इकोनॉमिक स्ट्रेंथ हो तो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के जरिए उसकी पॉलिटिकल और मिलिट्री स्ट्रेंथ बन जाएगी। जबकि अगर रियलिज्म को देख लें, वो कहते हैं पॉलिटिक्स के जरिए इकोनॉमी को गेन करना। लेकिन यहाँ पे कहते हैं अगर इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है तो आपके पास पॉलिटिकल और मिलिट्री स्ट्रेंथ आ जाएगी। जब उसकी बात वो करते हैं कि कौन से प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने हैं तो वो साथ ही ये कहते हैं कि इंडस्ट्रियलाइज्ड प्रोडक्ट्स, यानी जो मैन्युफैक्चर्ड होते हैं। इसके अलावा वो दूसरी चीज़ है जो मैन्युफैक्चर नहीं होते, बल्कि वो जो है दूसरे सोर्स से वो हासिल होते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर है। तो वो एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट्स और कमोडिटीज़ हैं वो उनको डिस्करेज करते हैं और एग्रीकल्चरल मैन्युफैक्चर्ड गुड को वो इसको करेज करते हैं कि ऐसे प्रोडक्ट्स को आगे एक्सपोर्ट किया जाए।
मर्केंटलिस्ट के पास पावर्स ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वो कहते हैं कि एक स्टेट के लिए ये ज़रूरी नहीं कि उसके प्रोड्यूसिंग रिजल्ट्स क्या हैं, यानी वो जब वो चीज़ें प्रोड्यूस कर रही है तो उसे उनके बदले कौन से चीज़ें मिल रही हैं, तो कितने दाम मिल रहा है। वो कहते हैं कि पावर्स ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा लाजमी है, यानी कि स्टेट कितना प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी प्रोडक्शन कितनी है। इन पावर्स ऑफ प्रोडक्शन रिजल्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मर्केंटलिस्ट दो गोल की बात करते हैं, एक इंटरनल है और दूसरा गोल वो एक्सटर्नल है। इंटरनल जो मैनेज डोमेस्टिक इकोनॉमी, यानी कि एक स्टेट के अंदर उसकी अपनी जो इंडस्ट्रीज हैं और उनमें जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो अपने इंटरनल इंडस्ट्रीज को फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्ट करते हैं, उन्हें सब्सिडाइज करते हैं। और वो दूसरे जो एक्सटर्नल गोल है वो बाहर के स्टेट से चीप इंपोर्टेड रॉ मटेरियल है, यानी वो रॉ मटेरियल जो दूसरे स्टेट से उन्हें कम कीमत पे मिलती हैं, फिर वो उन्हें इंपोर्ट करते हैं। पहले वो बात कर रहे थे कि लेस इंपोर्ट्स, यानी ऐसी कोई चीज़ इंपोर्ट नहीं करनी है जहां आपके पैसे चले जाएं, यानी फिनिश गुड्स इंपोर्ट नहीं करने हैं, बल्कि इंपोर्ट करने हैं तो सिर्फ रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने हैं। यानी आपने दूसरे स्टेट से कॉटन इंपोर्ट करना है और कॉटन को रॉ फॉर्म में आपने जब इंपोर्ट कर लिए तो उन्हें मैन्युफैक्चर करके उन्हें फिर दूसरे स्टेट्स को एक्सपोर्ट करने हैं। तो इस चीज को एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म आया एडम स्मिथ की तरफ से। उसने जब वेल्थ ऑफ नेशन लिखी तो उसने ये कहा कि एक स्टेट के लिए ये बिल्कुल इनएफिशिएंट है, यानी ये बेफायदा है कि एक प्रोडक्ट जो दूसरे स्टेट में किसी और स्टेट में एक चीप प्राइस पे बन रहा है और इसी प्रोडक्ट को ये स्टेट एक एक्सपेंसिव प्राइस पे अगर वो बनाए तो इस स्टेट के लिए बिल्कुल बेफायदा है। तो इसीलिए हर स्टेट अपनी जो चीज़ उसके पास कम दाम पे कम कीमत पे बनती है वो उसे बनाए, और जो दूसरे स्टेट में वही चीज़ अगर वहाँ पे चीप प्राइस पे बन रहा है तो उसको वहाँ से इंपोर्ट करे। फिर इसी चीज़ को कंपैरेटिव एडवांटेज का नाम दिया डेविड रिकार्डो ने। इसने कहा कि हर स्टेट के पास एक कंपैरेटिव एडवांटेज है। तो कंपैरेटिव एडवांटेज क्या है, हम इसे अगले एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा मर्केंटलिज्म के दो पार्ट्स हैं, दो काइंड्स हैं, उनको भी एक अलग वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे जो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मर्केंटलिज्म के, इन्हें आप एक बार गो थ्रू हो जाएं, इससे पता चल जाएगा कि इसकी जो समरी है वो क्या है और इसके जो मेन गोल और फोकस है वो क्या है। आज का हम अपना ये वीडियो यहाँ पे कंक्लूड करेंगे इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों को हमारी ये वीडियो आज की पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक और वीडियो में। थैंक यू एंड टेक केयर, बाय।